हेलो एंड वेलकम टू द सोशल क्लासेस बाय अभिषेक सर। इस वीडियो में मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को कंपाइल किया है मिस्टर अभिषेक कुमार पांडे जी ने और आशुतोष पांडे जी ने, और मैं हूँ अभिषेक कुमार गुप्ता। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो फर्स्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, वाई इज़ द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। या सेम क्वेश्चन है, explain the importance of manufacturing sector in the economic development of country, या describe the importance of manufacturing industry as a backbone of economic development of a country, analyze the role of manufacturing sector in economic development of India। सारे क्वेश्चन एक ही हैं, सब जो रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसका क्या आंसर होगा, है ना। मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई कंट्री है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है वो ये बताती है कि उस कंट्री का डेवलपमेंट कितना हो रहा है या उस कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितना है, कितनी पावरफुल कंट्री है वो, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए बैकबोन का काम करती है। तो सबके आंसर्स एक ही होंगे, है ना। हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के इंपॉर्टेंस से बात करेंगे। क्या इंपॉर्टेंस है इसका, फर्स्ट पॉइंट देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होता है वो किसी भी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का क्या मतलब है, जैसे कि जो पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, मशीनें जो एग्रीकल्चर में आजकल यूज हो रही हैं वो सब कहाँ बनती हैं, वो सब इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनती है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का काम करता है। सेकेंड पॉइंट है, दे रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाई प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ भी होती है जिस कंट्री के अंदर, वो जितना डेवलप्ड होता है, लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर जो ज़्यादा लोग इंगेज हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लोग, वो लोग अपना काम वहाँ से छोड़ करके आकर के इंडस्ट्री के अंदर वो काम करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो एग्रीकल्चर के इनकम के ऊपर से हमारी डिपेंडेंसी कम होती है और टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो है लोग जॉब के लिए आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो एक अनएम्प्लॉयमेंट को, पॉवर्टी को कम करने के लिए एक प्री कंडीशन है। अगर किसी भी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, पॉवर्टी ख़त्म करना है, तो आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। इसके बिना आप जो है पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री नहीं होगा तो एग्रीकल्चर में लोग जॉब करेंगे, एग्रीकल्चर में कितने लोगों को जॉब मिलेगा, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना। फोर्थ पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स। किसी भी कंट्री जो है, कोई भी कंट्री जो होती है वो ट्रेड और कॉमर्स करती है, ट्रेड करती है, व्यापार करती है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितना डेवलप होता, व्यापार जो है उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा, उतना ही ज़्यादा वो कंट्री व्यापार करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सपोर्ट ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी भी सामान का और उसे जब हम बेचते हैं दूसरे कंट्री को, जिसे हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, तो जब हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो बदले में सामने वाला जो कंट्री है वो हमें क्या देता है, वो हमें यूएस डॉलर देता है, क्योंकि हम यूएस डॉलर में हम व्यापार करते हैं, है ना, फॉरेन एक्सचेंज देता है। तो वो हमारी कंट्री के लिए भी ज़रूरी है ना, ताकि हम दूसरे कंट्री से कुछ और हम खरीद सकें। उसके बाद अगला पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। मतलब क्या है, वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जब रॉ मटेरियल होता है ना, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है जब हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए गेहूँ, गेहूँ क्या है, गेहूँ एक प्राइमरी प्रोडक्ट है, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मान लीजिए उससे हमने ब्रेड बना लिया, तो क्या 1 किलो गेहूँ का दाम जितना होगा 1 किलो ब्रेड का दाम भी उतना ही होगा? नहीं, वो ज़्यादा होगा, है ना। मैन्युफैक्चरिंग ने क्या किया, उसी गेहूँ के वैल्यू को जो है उसने और ऐड कर दिया, गेहूं के वैल्यू जो है वो बढ़ गई, वो जब ब्रेड में कन्वर्ट हुआ तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किसी भी चीज़ का हो रहा हो, रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। जो पिछड़े हुए एरिया हैं, जो ट्राइबल एरिया हैं, वहाँ पे जब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो एरिया जो है वो डेवलप होता है। और जो रीजनल डिस्पैरिटी है कि हमारे कंट्री के अंदर कोई एरिया बहुत डेवलप है, कोई बहुत पिछड़ा हुआ है, अगर सबको बराबरी फैलाना है तो इसका एक आसान तरीका ये है कि जो पिछड़े हुए एरिया हैं, जो बैकवर्ड एरिया हैं, वहाँ पे आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करिए, ठीक है। तो इट ब्रिंग्स डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज़, ठीक है, बाय स्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है, लास्ट जो है पॉइंट वो है, इट इंक्रीजेज द जीडीपी और नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। ऑब्वियस सी बात है, जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो इनकम लोगों की बढ़ेगी और कंट्री की भी इनकम बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंडस्ट्रीज इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये फर्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी का एक्सप्लेनेशन एक तरीके से है कि एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप करता है इंडस्ट्री। तो देखिए, जो इंडस्ट्री होता है, इट प्रोवाइड्स एग्रीकल्चरल टूल्स एंड मशीन्स, कोई भी ट्रैक्टर, हार्वेस्टिंग मशीन, ये सब जो है। इट प्रोवाइड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू द एग्रीकल्चर,
तो भी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है। जो आजकल हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या है, हम केमिकल्स के ऊपर, मशीनों के ऊपर, इन सब के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, इंडस्ट्री की वजह से जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है दोनों बढ़ा है ना। पहले जितनी खेती हम कर पाते थे एक छोटे से ज़मीन पे, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन अब होता है, क्योंकि जो है हमने बहुत सारी मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। फोर्थ पॉइंट है मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर मशीनों का प्रयोग होने लगा है। इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग इंगेज थे या उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, वहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हुआ है और लोग जो है इंडस्ट्री के अंदर काम करने लगे हैं। सेल्फ सफिशिएंसी आई है हमारे कंट्री के अंदर। हम पहले अनाज जो है दूसरे देशों से ख़रीदा करते थे, अब जो है हम नहीं खरीदते हैं, हम बेचते हैं बल्कि बदले में, है ना। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल जब डेवलपमेंट हुआ है, जब हमने इंडस्ट्री से मशीनों को निकाल करके, पेस्टिसाइड केमिकल्स को निकाल करके खेतों में अपने यहाँ यूज़ किया है, तो उससे हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है ना। तो हम दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अनाज के लिए, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, आत्मनिर्भर हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल लोकेशन। इसमें जो है पूछा गया है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, या एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एनी 5 फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशन, या डिस्क्राइब एनी फैक्टर्स अफेक्टिंग एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। 3 फैक्टर पूछे, 5 फैक्टर पूछे, या कुछ भी नहीं पूछता है, मान लीजिए 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है, 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है, आपको जो फैक्टर्स याद हैं वो आप लिख के चले आइए। तो इसमें देखिए 2 टाइप के बेसिकली फैक्टर होते हैं, ये कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए एग्जाम में आ ही गया कि फिजिकल फैक्टर्स बताइए या ह्यूमन फैक्टर बताइए, इसलिए मैंने इसको आंसर में इसको अलग अलग करके रखा हुआ है। तो क्या क्या फैक्टर हैं? फिजिकल फैक्टर का मतलब है जो नेचुरल फैक्टर है, जो नेचर से हमें मिलता है। जैसे रॉ मटेरियल नेचर से मिलता है, हम बनाते तो है नहीं, है ना। तो जब हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं, है ना, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फैक्टर हैं जो देख करके हम इंडस्ट्री लगाएंगे। तो पहला फैक्टर हो गया फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में हो गया पहला रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि वहाँ पे रॉ मटेरियल है कि नहीं है। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ पावर रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फेवरेबल क्लाइमेट, ये सब तो नेचुरल फैक्टर हैं जो हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं, ये नेचर से अपने आप डिसाइडेड है। सेकेंड है ह्यूमन फैक्टर, जैसे कि लेबर, है ना। किसी जगह पे हम इंडस्ट्री कहाँ लगाएंगे? जहाँ लेबर अवेलेबल होगा, है ना। बिना लेबर के तो इंडस्ट्री चलेगी नहीं। तो लेबर, है ना, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों टाइप की लेबर चाहिए आपको इंडस्ट्री में काम करने के लिए। नेक्स्ट है मार्केट, है ना। जहाँ भी इंडस्ट्री है उसके आसपास में मार्केट होना ज़रूरी है, ताकि जो है आप अपने सामान को बेच सकें। क्योंकि अगर बहुत दूर मार्केट होगा तो फिर आपको ट्रांसपोर्ट करके सामान जो है इंडस्ट्री से मार्केट तक ले जाने का खर्च देना पड़ेगा, और उससे आपका जो सामान है वो महंगा हो जाएगा। तो हो सकता है मार्केट में ना बिके, है ना, डिले भी होगा, देर भी लगेगी उसको मार्केट तक पहुँचाने में। इसलिए मार्केट पास में होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, है ना। बिना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के ना रॉ मटेरियल को आप फैक्ट्री तक ला सकते हैं और ना ही फिनिश गुड को जो है मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वो है कैपिटल। इंडस्ट्री में हमेशा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। कैपिटल का मतलब है पैसा, पूंजी, है ना। मशीन खरीदने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं वर्कर्स उनको वेजेस देने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए, इन सब के लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत है। तो ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। आप सिंपली चाहें तो 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट डाल करके अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई, है ना, वाटर, क्लाइमेट, लेबर, मार्केट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, लगातार इसको लिख सकते हैं आप। इसको फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर में डिवाइड करें, ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट जो पार्ट है चैप्टर का वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पे जो है हम इंडस्ट्रीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और दूसरा जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है। जैसे एग्जांपल के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मान लीजिए हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो उसमें रॉ मटेरियल क्या होगा? कॉटन होगा। कॉटन कहाँ से आता है? खेत से आता है। यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री हो गई? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, है ना। रबर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, कॉफ़ी इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, इन सब का जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से आता है, तो ये कहलाएंगी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। सेकेंड है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का जो रॉ मटेरियल है वो जो माइनिंग करके आता है। जैसे आयरन एंड स्टील है ना, सीमेंट है, मशीन टूल्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, ठीक है। तो जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसका रॉ मटेरियल मिनरल है या माइनिंग करके आता है, इसका मतलब ये है कि वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहलाएगा, ठीक है। अगला पार्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्पेशली इसमें जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है।
ये ग्रुप इस इंडस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट व्हाई डज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी, या डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू कॉटन इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री के अंदर। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 14%। हमारे कंट्री के अंदर जितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसका 14% सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, इसके अलावा इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है हमारे कंट्री के अंदर लगभग 35 मिलियन पीपल जो है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 35 मिलियन लोग जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इंगेज हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। थर्ड पॉइंट है इट अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इंडिया जितना फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है, जितना विदेशी मुद्रा डॉलर हम कमाते हैं दूसरे देशों से, उसका 24.6, आप इजीली इसको 1/4 समझ सकते हैं, 25% समझ सकते हैं। 25% जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज वो सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से हमारे कंट्री में आता है। फोर्थ पॉइंट है इट कंट्रीब्यूट्स 4% टुवर्ड्स जीडीपी। हमारे जीडीपी का 4% टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है, और ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है, इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट। हम रॉ मटेरियल से लेकर के और फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक, कॉटन को उगाने से कपड़ा बनाने तक, पूरा फाइनल प्रोडक्ट तक जो है हम सेल्फ रिलायंट हैं, हम अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम किसी कंट्री के ऊपर किसी भी स्टेज पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है। और सिक्स्थ पॉइंट है इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री विच इज़ कंप्लीट इन द वैल्यू चेन फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो ये जो है पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे, कोई भी इसमें से 3 पॉइंट या 5 पॉइंट जैसा भी एग्जाम में आता है। 3 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है 3 पॉइंट, 5 मार्क्स के लिए आ रहा है 5 पॉइंट। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको। 6 क्वेश्चन है वाई वॉज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंसनट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट इन अर्ली ईयर्स। कॉटन ग्रोइंग बेल्ट मतलब जो एरिया है वहाँ पे ही कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों डेवलप हुई, है ना। तो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट कौन से हैं, आपको बताया गया होगा कि जो ब्लैक सॉइल वाले एरिया हैं, महाराष्ट्र गुजरात स्पेशली जो है, वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई। तो क्या है पहला पॉइंट होगा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, दैट इज़ द बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, रॉ कॉटन अवेलेबल है। सेकेंड है नियरनेस टू मार्केट। ठीक है, मुंबई हो चाहे गुजरात के अहमदाबाद वगैरह जो बड़े बड़े शहर हैं आसपास के, वो सब बड़े मार्केट हुआ करते थे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे बहुत ईजिली ट्रेन अवेलेबल है। आपको पता है कि रेलवे सबसे पहले जो है मुंबई महाराष्ट्र में शुरू किया गया था, पुणे तो सॉरी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो अच्छी है वहाँ पे, है ना, इसलिए जो है वहाँ पे डेवलप हुआ। पोर्ट फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, सी पोर्ट मुंबई का पोर्ट है, या जो है कांडला पोर्ट है, ऐसे बहुत सारे पोर्ट हैं वहाँ पे जो है, दोनों कोस्टल एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे सी पोर्ट जो है अवेलेबल हैं। चीप लेबर अवेलेबल हैं, मॉइस्ट क्लाइमेट है, मॉइस्ट क्लाइमेट जो है नम है ना, यानी कि जो है जो कॉटन जो होता है ना, कॉटन का जो कॉटन जो बॉल होता है उसको सूखने में टाइम लगता है ना, वो ड्राई जो है जल्दी नहीं होगा, तो इसलिए जो है वहाँ का मॉइस्ट क्लाइमेट उसमें उसको हेल्प करता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं, है ना, ये जिसकी वजह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसी एरिया में डेवलप हुआ। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ जूट मिल मेनली अलोंग द बैंक ऑफ हुगली रिवर, और वाई द मैक्सिमम जूट मिल्स लोकेटेड इन द हुगली बेसिन, है ना। हुगली जो है वो कोलकाता के पास है, वेस्ट बंगाल में है, तो हुगली बेसिन में ही जो है जूट मिल्स ज़्यादातर क्यों है ना, या जूट टेक्सटाइल मिल क्यों है। तो कई सारे फैक्टर होंगे, ध्यान रखिएगा कोई भी जो मिल होता है या कोई भी इंडस्ट्री होती है, अगर वो कहीं पे भी है, इसका पहला रीज़न तो यही हो सकता है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। जूट मिल के साथ भी यही केस है ना। जूट मिल के साथ क्या है, आप देखेंगे कि जो पहला फैक्टर है वो ये है कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, ये वो एरिया है हुगली बेसिन वाला एरिया वेस्ट बंगाल में जहाँ पे जूट प्रोड्यूस होता है। सेकंड है इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क, रिवर्स हैं वहाँ पे, है ना, तो वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत ईजी है, बहुत आसान है, और इनएक्सपेंसिव है, बहुत सस्ता है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज। ठीक है, वहाँ पे रेलवे नेट और रोडवेज का भी जो है डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ है उस एरिया में, तो वो भी एक ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा रॉ जूट को प्रोसेस करने के लिए वाटर अवेलेबल है। रॉ जूट को प्रोसेस करने का मतलब ये होता है ना कि जैसे जब हम जूट को जब काटते हैं तो जो इसका स्टेम होता है उससे ही धागा वगैरह बनता है, तो स्टेम को हम क्या करते हैं, स्टेम को जो है उसको काट करके और नदी में डाल देते हैं, पानी एक साइड से फ्लो होता है, तो उसके जो है रेसे जो है वो अलग होने लगते हैं, और ईजिली उससे हम धागा वगैरह बना करके जो भी प्रोडक्ट बनाना है वो बना सकते हैं। तो प्रोसेस करने के लिए रॉ जूट को वहाँ पे वाटर अवेलेबल है, चीप लेबर अवेलेबल है, कोलकाता पोर्ट फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल है, इंश्योरेंस बैंकिंग फैसिलिटी सब जो है कोलकाता वगैरह में आपको मिल जाता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है हुगली बेसिन में ही जो है जूट जो है वो ज़्यादा, जूट मिल्स ज़्यादा अवेलेबल हैं। अगला है डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम्स फेस बाय जूट इंडस्ट्री इन इंडिया।
क्या क्या जूट इंडस्ट्री जो है प्रॉब्लम फेस कर रहा है। पहला तो ये है कि जो आजकल मार्केट में जो सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं, है ना, जो आर्टिफिशियल मटेरियल्स आ गए हैं, वो सस्ते पड़ते हैं और मजबूत होते हैं थोड़े से, तो लोग इसलिए उसको ज़्यादा यूज करते हैं सिंथेटिक मटेरियल्स को, जूट जो है नहीं यूज करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। दूसरा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें जो है, तो बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, ये ज़्यादा जूट प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा जूट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इनसे हमारा कंपटीशन है। और समय के साथ साथ जो है इंटरनेशनल डिमांड जो है बढ़ता चला गया। इसका एक बहुत बेसिक रीज़न ये है कि हम प्लास्टिक जो है वो अब छोड़ रहे हैं, प्लास्टिक यूज करना बंद कर रहे हैं, है ना, ड्यू टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट होगा जूट, है ना। तो जूट का जो है, जूट प्रोडक्ट्स का जो है डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है और उतना प्रोडक्शन हमारे कंट्री के अंदर नहीं है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अगला है एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। क्या क्या है शुगर इंडस्ट्रीज़ के फीचर्स। पहला है इंडिया स्टैंड सेकेंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। इंडिया जो है सेकेंड प्लेस पे है शुगर प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में। सेकेंड है द रॉ मटेरियल ऑफ दिस इंडस्ट्री इज़ बल्की। जो शुगर कैसे बनता है, गन्ने से बनता है, शुगर केन से। शुगर केन क्या होता है, वो बल्की होता है, बहुत हैवी होता है ना। तो ये जो है दूसरा इसका फीचर है। तीसरा है इन हॉलेस इट्स सोर्स इस सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। हॉलेस का मतलब है कि जब हम रॉ मटेरियल को यानी शुगर केन को हम एग्रीकल्चर फील्ड से इंडस्ट्री तक लेकर के जाते हैं, मिल तक लेकर के जाते हैं, इस दौरान जो है वो धीरे धीरे गर्मी की वजह से जो है उसका सुक्रोज कंटेंट है वो धीरे धीरे वो कम होने लगता है ना, वो जो उसके अंदर जो रस है वो सूखने लगता है। तो ये एक प्रॉब्लम है और यही इसका फीचर भी है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, ये एक प्रॉब्लम भी है ना। देखिए ये जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इसको आप प्रॉब्लम में भी लिख सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसमें भी लिख सकते हैं और इसके फीचर में भी लिख सकते हैं। तो ये सीजनल इन नेचर है ना, ये इंडस्ट्री जो है पूरे साल नहीं काम करती है। इसके अलावा इट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडसरी। जो इंडिया है वो पूरी दुनिया में गुड़ और खंडसरी में जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है, शुगर में सेकेंड प्लेस पे है। In recent years, there is a tendency for the mills to shift and concentrated in the southern and western states. हाल फिलहाल के समय में हम देख रहे हैं कि जो शुगर मिल्स हैं वो नॉर्दर्न स्टेट्स जो है यूपी, बिहार, यहाँ से शिफ्ट होकर के और ज़्यादातर आजकल मिल खुलने लगी है कहाँ पे, सदर्न और वेस्टर्न स्टेट में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, इन सब स्टेट्स में खुलने लगा है। क्या रीज़न है उसका, इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बहुत अच्छे से काम करता है। वहाँ का जो शुगर केन है उसमें सुक्रोज का कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी ज़्यादा अच्छी है ना। वहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉइस्ट है, नम है क्लाइमेट, ज़्यादा समय तक जो है गन्ने को आप रख सकते हैं बिना शुगर बनाए जो है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये है फीचर्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। अगला है शुगर इंडस्ट्री के क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे कुछ कुछ, जैसे कि सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री। जो शुगर इंडस्ट्री है ये सीजनल नेचर है, पूरे साल ये काम नहीं करता है। तो जो शुगर मिल में जो काम करते हैं उनको पूरे साल काम नहीं मिलता है। अगला है ओल्ड मशीनरी। आज भी हम जो है शुगर बनाने के लिए जो मशीनें यूज करते हैं वो बहुत ही पुराने टाइप की मशीनें हैं, है ना। अगला है इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारा जो प्रोडक्शन करने का जो शुगर बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही इनएफिशिएंट सा है, पुराना सा तरीका है। ट्रांसपोर्ट डिले होता है, शुगर को जो है शुगर केन को एग्रीकल्चर फील्ड से इंडस्ट्री तक, मिल तक पहुंचाने में जो है बहुत ट्रांसपोर्ट डिले होता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है, उससे ये प्रॉब्लम होता है कि जो है सुक्रोज का कंटेंट कम हो जाता है। इसके अलावा जो पांचवा चैलेंज है, लास्ट चैलेंज, वो है वी नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेज। जो शुगर केन, जब हम जो है शुगर केन से जब शुगर बनाने के लिए जब हम रस निकालते हैं उसके बाद जो कचरा बचता है ना उसको हम बैगेज बोलते हैं। उस बैगेज का क्या यूज़ है, ठीक है ना, उसको हम कैसे उसको और यूज कर सकते हैं उसको, ताकि वो भी वेस्ट ना हो, ये समझने की हमको ज़रूरत है, उसका यूज और बढ़ाने की ज़रूरत है। अगला है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है बार बार, वो है कि वाई हैज़ द छोटा नागपुर प्लेटू रीजन द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, एनालाइज द रीजन, या एक्सप्लेन द रीजन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन एंड अराउंड छोटा नागपुर प्लेटू। तो कुल मिलाकर के छोटा नागपुर प्लेटू में ही जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्यों है ये पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था जो है कि कोई भी इंडस्ट्री वहीं पे होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। तो इस सिंपल सा मतलब ये है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अगर वहाँ पे है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा। तो पहला पॉइंट यही है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब रीच में है, उसके पहुँच में है। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। थर्ड पॉइंट है रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड्स आर हैवी एंड बल्की कंटेनिंग हैवी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ठीक है, तो चूंकि जो है इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी हैवी होता है, जो फिनिश गुड होता है वो भी हैवी होता है, इसलिए हम जो है जहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसी के पास में इसको प्रोडक्शन करते हैं, उसी के पास इसकी इंडस्ट्री लगाते हैं।
फोर्थ है रोड और रेलवे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा मार्केट वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना। झारखंड है, झारखंड में रांची है, आसपास में बिहार, बगल में वेस्ट बंगाल है ना। उस तो ये सब जो है, ये सब कुछ कुछ डेवलप्ड सिटीज़ आसपास में उसके हैं, तो मार्केट अवेलेबल है। इसके अलावा लो कॉस्ट आयरन और यहाँ पे जो है हाई ग्रेड का और लो कॉस्ट का जो है यहाँ पे आयरन और आपको ईजिली मिल जाता है। तो ये सब रीज़न है। अगला है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कंसिक्वेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी कि अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, जो पर्यावरण है उसको अगर नुकसान पहुंचेगा, तो ये पर्यावरण का नुकसान जो है ये नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्री आपकी नहीं देखता है। ऐसा नहीं है कि अगर पॉल्यूशन जो है आपके इंडिया, आपका जो है आपका अगर देश अगर करेगा, सिर्फ इंडिया करेगा तो अगल बगल के देश को नुकसान नहीं होगा, या अगल बगल देश वाले जो है पॉल्यूशन करेंगे तो हमारे कंट्री को नुकसान नहीं होगा, है ना। तो ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है नेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री ये सब नहीं देखता है। तो इसमें क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है द इंक्रीज इन पॉल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर, एयर, नॉइज रिजल्टिंग इन डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। ठीक है, जो पॉल्यूशन हम करते चले जा रहे हैं इसको आसानी से हम जो उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर्स अफेक्ट्स ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ द रिवर पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेट्स। अगर मान लीजिए कि जैसे हम नदी है ना, अगर अपने स्टेट के अंदर, जो भी आप स्टेट में रहते हैं, अगर आपके स्टेट के अंदर जो है कोई नदी बह रही है, अगर उसको आप पॉल्यूट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो नदी जब दूसरे स्टेट में एंटर करेगी तो साफ नदी जाएगी, है ना। वो पॉल्यूशन आपके स्टेट से जो है दूसरे स्टेट में भी एंटर करेगा, है ना। वो पॉल्यूशन जो है वो नेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री ये सब नहीं देखेगा कि मेरा पॉल्यूशन जो है किसी एक स्टेट में हुआ था, अब मैं दूसरे स्टेट में एंटर कर रही हूँ तो मैं जो है अब पॉल्यूट नहीं रहूँगी। ऐसा नहीं होगा, नदी ऐसा नहीं सोचती है ना। थर्ड पॉइंट है एयर पोल्यूशन कॉज बाय प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ एंड एटमॉस्फेयर एज अ होल, है ना। जो एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन भी हमारा कोई बाउंड्री नहीं देखता है। अनडिजायरेबल गैसेज जो हैं, जो CO2 है या जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जो अनडिजायरेबल गैसेज हैं, ये जो है एटमॉस्फेयर में फैलते हैं और सभी जगह चले जाते हैं, हर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये नेशनल स्टेट बाउंड्री ये भी नहीं देखते हैं। इसके अलावा थर्मल पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट एंड नेशनल बाउंड्री, है ना। जो थर्मल पॉल्यूशन है ऑफ रिवर, थर्मल पॉल्यूशन का क्या मतलब है, जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के बगल में नदी है, इंडस्ट्री से जो है जो वेस्ट वाटर निकल रहा है वो गर्म वाटर होता है, गर्म पानी होता है ना। वो गर्म पानी कचरा के साथ निकलता है, नदी में एंटर करता है और नदी को जो है नुकसान पहुंचाता है। नदी के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है, मछलियाँ वगैरह हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। तो ये गर्म पानी भी स्टेट बाउंड्री नहीं देखेगा कि हम एक ही स्टेट के पानी को नुकसान पहुंचाएंगे, वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ नुकसान पहुंचाएगा। तो ये है ना। अगला क्वेश्चन है हाउ डज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हार्म इन्वायरमेंट। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कैसे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन देखिए, वो एयर पॉल्यूशन भी करता है, थर्मल भी करता है, वाटर, लैंड, नॉइज सब करता है। एयर पॉल्यूशन कैसे करता है, इंडस्ट्री से जो है बहुत सारे जो है अनडिजायरेबल गैसेस निकलते हैं, वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, एक बार जो है इंडस्ट्रियल से जो वाटर जो निकलता है, जो कचरा निकलता है इंडस्ट्री से, वो जा कर के नदी में मिल जाता है, वाटर को पोल्यूट कर देता है। थर्मल पॉल्यूशन कैसे होता है, फैक्ट्री से जो पानी निकलता है वो गर्म होता है ना, वो जा कर के तालाब में, नदियों में गिरता है और वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, वहाँ के जो जलीय जीव हैं उनको नुकसान पहुँचाता है। लैंड पॉल्यूशन कैसे होता है, इंडस्ट्री से जो कचरा निकलता है ना, स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, है ना, ये सब हम क्या करते हैं, जा करके मिट्टी के अंदर डाल देते हैं या मिट्टी में वो मिल जाता है, मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है, लैंड पॉल्यूशन हो गया। नॉइज़ पॉल्यूशन कैसे होता है, जहाँ भी इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे शोर शराबा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, मशीनों की आवाज़, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स की आवाज़, और वो नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाता है। अगला है कंट्रोल और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पूछा गया है कि एक्सप्लेन द वेज थ्रू विच द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर कैन बी रिड्यूस्ड, या एक्सप्लेन एनी 3 मेजर्स टू मिनिमाइज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, या हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड, है ना। कैसे हम कर सकते हैं, स्पेशली इसमें फ्रेश वाटर पे जोर दिया गया है कि जो साफ़ पानी है वो कैसे वो नुकसान उसका कैसे हो रहा है इंडस्ट्री की वजह से है, और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट, वाटर शुड बी रीयूज्ड एंड रिसाइकल। किसी भी इंडस्ट्री से जब हम वेस्ट वाटर निकल रहा है उसको हम रीयूज करेंगे, उसको रिसाइकल करेंगे, तभी नदी में जाने देंगे। दूसरा, रेन वाटर को हम हार्वेस्ट करेंगे, रेन वाटर को सेव करेंगे, बचाएंगे। अगला, यूज़ ऑफ ऑयल और गैस शुड बी मेड इंस्टेड ऑफ कोल, है ना, इन फैक्ट्रीज़। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे हम कोयला वगैरह नहीं यूज करके उसकी जगह पे कुछ गैसेज और ऑयल यूज करेंगे, ताकि जो है जो धुआं निकल रहा है इंडस्ट्री से वो कम हो सके। फोर्थ है
जनरेटर्स शुड बी फिटेड विथ साइलेंसर टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन। जो भी जनरेटर या जो मशीनें काम कर रही हैं वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन कर रही हैं उसमें हम साइलेंसर लगा सकते हैं ताकि वो आवाज़ कम करे, नॉइज पॉल्यूशन कम हो सके। नेक्स्ट है हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग देम इन द रिवर्स और पॉन्ड्स, है ना। जो भी इंडस्ट्री से जो हॉट वाटर निकल रहा है, जो गर्म पानी निकल रहा है कचरे के साथ, उसको हम नदी में जाने से पहले, उसको पॉन्ड्स में, तालाब से में डालने से पहले उसको हम ट्रीटमेंट उसका करेंगे, उसको हम साफ़ करेंगे और फिर पानी को जो है हम नदी या जो है तालाब में जाने देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू द फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स। सिंपल सी पॉइंट है। बात ये कह रहा है कि जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो धुआं निकलता है ना, तो जहाँ से भी धुआं निकलता है उस धुएं के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं जिसको हम पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। तो वो जो जहाँ से धुआं निकल रहा है जिस जगह से उस इंडस्ट्री के अंदर, वहाँ पे हम कुछ ऐसे स्मोक स्टैक्स लगा सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें फिट कर सकते हैं जो धुएं के अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, छोटे छोटे कण है, उसको वो सोख ले, उसको इन्वायरमेंट में ना जाने दे, है ना। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि ऑलमोस्ट ऑल मशीनरीज कैन बी रीडिज़ाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइजेस। जितनी मशीनें हम यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उन सबको हम रीडिज़ाइन कर सकते हैं, उनको फिर से हम इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं ताकि वो कम एनर्जी में जो है कम पावर सप्लाई में, जैसे कम कोयले में या कम ऑयल में या कम गैस में, वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकें और वो नॉइज़ भी कम करें। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, है ना। कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो चैलेंज है उसके लिए हमें ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को हम कंट्रोल करें। कैसे? देखिए आंसर इसका देखिए। ऑन वन हैंड इंडस्ट्रीज लेड टू एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ठीक है, एक तरफ क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारा बहुत ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, और दूसरी तरफ यही इंडस्ट्रीज़ हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन कर रहे हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हैं, है ना। तो इंडस्ट्रीज़ दोनों काम कर रहा है, डेवलपमेंट भी कर रहा है, पोल्यूशन भी कर रहा है। इसलिए देयर इज़ एन इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट टू यूज़ ऑफ फर्दर सस्टेनेबल मॉडल। इसीलिए ज़रूरी है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो तरीका है उसमें हम एक सस्टेनेबल मॉडल अपनाएं। आपको बताया गया होगा क्लासेस में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कि हम ऐसा डेवलपमेंट करें जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुँचे और जो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए रिसोर्सेज बची रहे। यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमें ज़रूरी है कि हम एक सस्टेनेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एडॉप्ट करें। इंडस्ट्रीज़ मस्ट प्रोड्यूस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रीज़ जो है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएं, ऐसी चीज़ें न बनाएं जो है इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक हो। और जो भी वेस्ट निकल रहा है इंडस्ट्री से उसको हम रिस्पॉन्सिबली ऐसी जगह ले जाकर डंप करें जहाँ पे लोग न रहते हों, जिससे लोगों को नुकसान न हो। इसके अलावा हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं जो इन्वायरमेंट को सेव करते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं ताकि पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकें और सस्टेनेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हम अडॉप्ट कर सकें। इंडस्ट्रीज़ को जो है यूज, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज ये अप्रोच अपनाना चाहिए। यानी कि कोई भी चीज़ हमको यूज करना है, फिर उसे रीयूज करना है, जब रीयूज करने लायक ना हो उसे रिसाइकल करना है और उसके बाद ही हमें रिफ्यूज करना है कि अब हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि एक बार कोई चीज़ यूज हो रही है और फिर उसे हम कचरे की तरफ फेंक दे रहे हैं, है ना, वेस्ट की तरफ फेंक दे रहे हैं। एंड इफ़ नेसेसरी डंप वेस्ट इन स्पेसिफिक प्लेसेस अवे फ्रॉम द लैंड एंड वाटर सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर डंपिंग ट्रीट वेल एंड मेक यूजफुल फॉर अदर देन ड्रिंकिंग पर्पस। स्टॉप यूजिंग थर्मल प्लांट्स इन सम ऑफ द लोकेशंस, है ना। कि जो भी हम वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, जो भी डंप करना है, हमको डंप करना है वेस्ट, उसको हम ऐसी जगह करें जहाँ पे लोग ना रहते हों, है ना, लैंड से, वाटर से थोड़ा सा वो दूर हो। ठीक है, तो ये सब हम स्टेप्स ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बेटा इस चैप्टर से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए या जो है आप इस वीडियो को फिर से आप देखिए। थैंक यू सो मच।